जय हिंद प्यारे बच्चों, सुप्रभात सभी को। प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को विज्ञान विषय का आज लेसन प्लान बताने जा रहा हूं। तो ध्यानपूर्वक सभी लोग सुनिएगा और समझने का प्रयास करिएगा कि लेसन प्लान कैसे बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पाठ्य योजना 1, अंग्रेजी में इसको लेसन प्लान कहते हैं। जिस विद्यालय में आप पढ़ाने के लिए जाएंगे उस विद्यालय का नाम लिख लेंगे अपनी फाइल पे सबसे पहले, क्योंकि प्लानिंग सबसे पहले की जाती है प्यारे बच्चों। तो ये आप प्लानिंग कर रहे हैं लेसन प्लान बना करके, उसके बाद जा करके आप विद्यालय में क्या करेंगे, शिक्षण कार्य करेंगे। तो विद्यालय का नाम जिस विद्यालय में आप पढ़ा रहे हैं वो लिखेंगे, फिर कक्षा लिख लेंगे। तो कक्षा यहाँ पे हमने 7th लिया है, जिस बच्चे की फाइल है उसने 7th लिया है। ठीक, अब उसके पश्चात विषय क्या रहेगा, विज्ञान रहेगा। उप विषय में आप लोग यहाँ एक हेडिंग और डाल लीजिएगा आप लोग इसी विषय के नीचे, उप विषय। उप विषय में क्या रहेगा आपका, जीव विज्ञान रहेगा। ठीक, अब दिनांक आप डाल लीजिएगा। अवधि कितने मिनट की रहेगी, तो अवधि जो उस विद्यालय में, किसी विद्यालय में 30 मिनट का टीचिंग होता है, तो किसी विद्यालय में 35 मिनट का घंटी रहता है या 40 मिनट का। तो जो विद्यालय की टाइमिंग रहेगी आप उसके अनुसार, आप उसमें घंटी के अनुसार डाल सकते हैं। और प्रकरण क्या है, तो प्रकरण है प्यारे बच्चों प्रकाश संश्लेषण। ठीक, अब हम लोग सामान्य उद्देश्य बना लेंगे सबसे पहले। तो सामान्य उद्देश्य जो भी बनता है प्यारे बच्चों वो आपका विषय से संबंधित बनता है। ठीक है, तो अब जो भी बनेगा सामान्य उद्देश्य वो कैसा बनेगा, आपका विषय से संबंधित बनेगा। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, उद्देश्य जो होते हैं मूलतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन सा, एक तो सामान्य उद्देश्य होता है, दूसरा विशिष्ट उद्देश्य होता है। सामान्य उद्देश्य जो बनते हैं वो विषय से संबंधित बनते हैं, और विशिष्ट उद्देश्य जो बनते हैं वो आपके प्रकरण से संबंधित बनेगा, मतलब इससे संबंधित बनेगा। और सामान्य उद्देश्य किससे बनेगा, इस विषय से संबंधित बनेगा। ठीक, तो अब यहाँ पर एज ए आप विज्ञान शिक्षक जो भी आप पढ़ाएंगे उस विषय की जानकारी उस बच्चे को हो जानी चाहिए। ठीक है, तो जो सामान्य उद्देश्य बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा कि पहला, छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न कराना। ठीक है, क्योंकि आप पढ़ा रहे हैं विज्ञान विषय, तो जब तक बच्चों का उसमें रुचि नहीं होगा तब तक वो नहीं पढ़ेंगे। तो इसलिए आपका एज ए शिक्षक उत्तरदायित्व है कि बच्चों को उस विषय में रुचि उत्पन्न कराना है। छात्रों को मानसिक शक्ति का विकास भी कराना है उस विषय में। ठीक है, छात्रों में तर्क शक्ति का विकास भी उस विषय में कराना है। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कराना है, तभी ना वो नई नई चीज़ों का खोज कर सकेंगे, है कि नहीं, समस्या का समाधान कर सकेंगे। ठीक, तो छात्रों का विज्ञान विषय का महत्व बताना, ये आपका एज ए शिक्षक उत्तरदायित्व है। ठीक है, अब उसके पश्चात छात्रों को विज्ञान विषय के प्रयोग के बारे में बताना, ये सामान्य उद्देश्य होगा। छात्रों को भौतिक वातावरण तथा सामाजिक वातावरण के बीच संबंध को बताना। ठीक, क्योंकि भौतिक वातावरण और सामाजिक वातावरण के बीच में वो कोरिलेट कर पाएँ, ये कहीं ना कहीं आपको बताना होगा। छात्र में निरीक्षण करने की शक्ति को विकसित करना, कि ऑब्जर्व कर सके कि बच्चे किस तरीके से सीख रहे हैं, किस तरीके से उनकी जागरूकता विकसित हो रही है, किस तरीके से समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आप निरीक्षण की शक्ति होनी चाहिए। ठीक है, और बच्चों में भी ये डेवलपमेंट आपको कराना है। छात्रों में परीक्षण के विषय में चिंतन का विकास कराना। ठीक है, तो ये सामान्य उद्देश्य में विषय संबंधित इतने उद्देश्यों का निर्धारण आप पहले से ही कर लेंगे प्यारे बच्चों। अब उसके पश्चात आते हैं हम लोग विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में मुख्यतः हम लोग 3 उद्देश्य की बात करते हैं। 3 स्तरों पे हम काम करते हैं कि बच्चे का डेवलपमेंट हो सके। तो पहला है ज्ञानात्मक स्तर पर, फिर उसके बाद भावात्मक स्तर पर, हम लोग उसको बोधात्मक स्तर भी बोलते हैं, और उसके पश्चात क्रियात्मक स्तर पे। तो पहले देखते हैं कि बच्चे का हम डेवलपमेंट जो कराना चाहते हैं वो ज्ञानात्मक स्तर पे क्या क्या चीज़ें करा करके कर लेंगे। तो ये प्रकरण से संबंधित बनेगा प्यारे बच्चों। तो पहला है छात्र प्रकाश संश्लेषण के बारे में जान सकेंगे। अगर हम पढ़ाएंगे तो वो ये चीज़ें जान सकेंगे। ठीक है, छात्र प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित कर सकेंगे। ठीक है, ये आप ज्ञानात्मक स्तर में लिखेंगे प्यारे बच्चों। कम से कम 2 होने चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, बोधात्मक स्तर पे आ गए हैं। बोधात्मक में
छात्र अब मेमोरी लेवल से थोड़ा सा डेवलपमेंट इसका हो जाता है, या हम मेमोरी लेवल से थोड़ा सा और उसको आगे बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो छात्र प्रकाश संश्लेषण की व्याख्या कर सकेंगे। ठीक, छात्र प्रकाश संश्लेषण का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। अब उसके पश्चात अनुप्रयोग स्तर पे हम लोग आते हैं। अब बच्चे को यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्रिया करने पर काम कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बनाया गया छात्र प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का अनुप्रयोग। ठीक है, पौधों पर करके समस्त क्रियाओं को जान सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अनुप्रयोग जो करना है वो कौन सा पौधा है, हाइड्रिला पौधा है, उस पे करके समस्त क्रियाओं को वो जान सकेंगे। ठीक, उसके पश्चात दूसरा पॉइंट बनाया गया, छात्र प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का अंकन कर सकेंगे। अंकन कर सकते हैं, नामांकन कह सकते हैं, वो सारी चीज़ें छात्र कर लेगा स्वयं से। अब उसके पास सहायक सामग्री के जैसे लपेट सैंपट पे आप कुछ चित्र बना करके लेके आए हैं, या प्रकाश संश्लेषण का कुछ पौधा लेकर के ले आए हैं जिसमें आप दिखा रहे हैं सूर्य का कुछ प्रकाश कर रहे हैं, तो ऐसा चित्र आप बना के लाए हैं तो उस पर चार्ट पेपर भी लिख सकते हैं। पूर्व ज्ञान पे लिखेंगे, बच्चे प्रकाश संश्लेषण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, ये आपको लिखना पड़ेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अब उसके पश्चात देखिएगा पाठ प्रस्तावना का प्रस्तुतिकरण लिखा जाएगा। ठीक है, तो पाठ प्रस्तावना का प्रस्तुतिकरण में पहले यहाँ होता है क्रमांक, फिर उसके बाद लिखा जाता है छात्राध्यापक कथन। अगर अध्यापिका है तो छात्राध्यापिका लिखेगी, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कथन, उसके बाद छात्र कथन। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे कम से कम 3 प्रश्न बनने चाहिए और अधिक से अधिक 5 प्रश्न पूछ करके हमें क्या करना है, अपना प्रकरण निकालना है। तो पहला प्रश्न पूछा गया, मनुष्य को जीवित रहने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? बच्चे बताएंगे भोजन, कपड़ा, मकान, जल, वायु। ठीक है, तो जीवित रहने के लिए तो क्या बताएंगे, भोजन बताएंगे, जल बताएंगे, वायु बताएंगे मूलतः। फिर उसके पश्चात प्रश्न दूसरा करेंगे। अब देखिएगा कि यहाँ से किसी तारतम्य होना चाहिए, तो यहाँ से जो उत्तर मिला उसी उत्तर से प्रश्न का निर्माण करेंगे। मनुष्य को अपना भोजन कहाँ से प्राप्त होता है? तो बच्चे बताएंगे पेड़ पौधों से। ठीक, अब हमने इसी उत्तर से फिर से प्रश्न बना लिया, पेड़ पौधों को जीवित रहने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? तो उनको भी किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की, जल की, वायु की, प्रकाश की भी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमने पूछ लिया कि पेड़ पौधों को अपना भोजन कैसे मिलता है? तो बच्चे बताएंगे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा मिलता है। तो अब यहीं पे हम क्या करेंगे, उद्देश्य कथन कर लेंगे। यहाँ पे लिखा नहीं गया है, आप लिख लीजिएगा उद्देश्य कथन हेडिंग, जिसमें लिखा जाएगा कि बच्चों आज हम लोग प्रकाश संश्लेषण नामक पाठ पर अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब उसके पश्चात प्यारे बच्चों स्टार्ट होगा, यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिएगा प्रस्तुतिकरण, पाठ की प्रस्तुतिकरण। अब इसके लिए तालिका बनेगा, जिसमें पहली तालिका में लिखा जाएगा शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक कथन, छात्र कथन, फिर लिखा जाएगा लास्ट वाले में शिक्षण विधि कौन सी है, किस विधि से पढ़ा रहे हैं, और कौन सी पढ़ाने के लिए या शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए किन किन सहायक सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं, वो भी यहाँ कॉलम में रहेगा। तो हम पाठ को आगे बढ़ाने के लिए हम एक विकासात्मक प्रश्न यहीं से पूछ लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं। अब बच्चा मान लीजिए नहीं जानता है तो मौन हो जाएगा, ये प्रश्न क्या है, विकासात्मक प्रश्न है। तो अब हम क्या करेंगे, बच्चों को बताएंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में। तो प्रकाश संश्लेषण जो बताने जा रहे हैं यह शिक्षण बिंदु में लिखेंगे कि पौधों की पत्तियों में पर्णहरित नामक वर्णक पाया जाता है। ठीक है, जो सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा ग्रहण कर मिट्टी से जल अवशोषित कर तथा वातावरण के साथ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ मिलकर ग्लूकोज जो अपना भोजन बनाने का कार्य करता है, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब सैंपट पे
या ब्लैक बोर्ड जो है उस पर क्या किया गया, एक चित्र बनाया गया, ठीक है, फोटोसिंथेसिस का, जिसमें ऊर्जा किससे मिल रही है, सूर्य को दर्शाया गया है। यहाँ से इसको पत्तियों में वाटर जा रहा है, CO2 है, ठीक है, क्लोरोफिल। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हम उसमें सैंपल में क्या करेंगे, दिखाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद बताएंगे कि पर्ण रहित क्लोरोफिल एक जटिल रासायनिक प्रोटीन युक्त यौगिक होता है जिसे फोटोसिंथेसिस, एक मिनट, फोटोसिंथेसिस, ठीक है प्यारे बच्चों, उसे फोटोसिंथेसिस पिगमेंट कहते हैं। अब ये जो व्याख्या दे रहे थे इसको ध्यान से देखिएगा कि जब व्याख्या स्टार्ट करेंगे ना तो यहाँ छात्र कॉलम में क्या लिखेंगे कि छात्र इस व्याख्या को ध्यानपूर्वक क्या कर रहा है, सुन रहा है। विधि कौन सी है, तो हमने व्याख्यान विधि लिया है बच्चों को समझाने के लिए, व्याख्यान विधि लिखेंगे। अब हमने क्या किया है, श्यामपट्ट पे हमने ये चीज़ें बनाया है तो इसको हमने लिख दिया श्यामपट्ट, ठीक है, श्यामपट्ट कार्य, ये लपेट श्यामपट्ट लिखा है, लपेट श्यामपट्ट नहीं होगा बल्कि ये क्या होगा, श्यामपट्ट कार्य रहेगा इस पर, ठीक है। या यहाँ पे भी लिख सकते हैं आप लोग श्यामपट्ट कार्य, जो श्यामपट्ट पे हमने बच्चों के सामने प्रस्तुत किया। अब जब ये करने के पश्चात आप देख पा रहे हैं कि बोध प्रश्न पूछा जाएगा बच्चों से कि हमने जो पढ़ाया वो बच्चों को समझ में आया कि नहीं समझ में आया, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बीच में बोध प्रश्न पूछते हैं। क्लास को और रुचिकर बनाने के लिए ध्यान उनका इधर उधर ना जाए, इसलिए भी कहीं ना कहीं बोध प्रश्न पूछे जाते हैं, इसकी अपनी एक खासियत होती है। यहाँ से हमने लिखा प्रश्न, पौधों में कौन सा वर्णक पाया जाता है, ठीक है। अब बच्चे बताएंगे कि पर्ण रहीम, ये कौन सी विधि है, तो ये प्रश्नोत्तर विधि है प्यारे बच्चों, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र बताइए, दूसरा प्रश्न है, तो बच्चे बताएंगे CO2, ठीक। तो ये प्रश्न यहाँ से बहुत प्रश्न पूछ लिया गया है। अब देखिए इसके पश्चात आपको जब दूसरा पेज पे आएंगे तब भी ये चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी प्यारे बच्चों, हर एक पेज पे लिखिएगा ताकि पता चले कि वो सीरियलबद्ध तरीके से ये चल रहा है हमारा, ठीक है। अब शिक्षण बिंदु में क्या लिखेंगे, वहाँ पे बहुत प्रश्न हमने 2 पूछ लिया। अब उसके पश्चात दूसरा क्या है, हमारा व्याख्या है, तो यहाँ द्वितीय अन्विति लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा नहीं गया है, यहाँ पे आप लिखेंगे द्वितीय अन्विति, ठीक। और जो व्याख्या आप स्टार्ट कर रहे हैं उस व्याख्या के बारे में भी लिखेंगे, जैसे भोजन बनाने की प्रक्रिया ये है, ठीक है, पौधे कैसे भोजन बनाते हैं वो प्रक्रिया यहाँ पे बताने जा रहे हैं बच्चों को। तो अब यहाँ पे लिखेंगे शिक्षण बिंदु में, ये नहीं लिखा गया है, यहाँ पे आप लिखेंगे, ठीक। अब बच्चों को व्याख्या देंगे क्या, यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा आपको व्याख्या, क्योंकि व्याख्या दे रहे हैं तो आप लिखिएगा व्याख्या। पौधों द्वारा भोजन, कोष्ठ में लिखा गया है ग्लूकोज, बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। साथ ही इस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन गैस बनती है जो पत्तियों की पर्णरंध्रों द्वारा बाहर निकल जाती है तथा इस प्रक्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा समझाया जा सकता है। जैसे यहाँ पे, अब यहाँ पे जब बता रहे हैं तो छात्र क्या करेंगे भाई, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और विधि कौन सी है, तो ये व्याख्यान विधि है, ठीक है। अब यहाँ पे लिया गया है समीकरण, समीकरण को दिखाया गया जिसमें 6CO2 + 6H2O, मतलब सनलाइट में यह अभिक्रिया कराई जा रही है, ठीक है। और क्लोरोफिल है जिसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये बताया गया है। अब उसके पश्चात मिलेगा क्या, C6H12O6 + 6O2, मतलब ग्लूकोज मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है। तो ये बताएंगे प्रक्रिया, हम बताएंगे बच्चों को जो रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इस अभिक्रिया के पश्चात पत्तियों में बने ग्लूकोज को पौधे अपनी वृद्धि या अन्य जैविक क्रियाओं के लिए उपयोग करते हैं तथा बचा हुआ भोजन पौधों के विभिन्न भागों में संचित कर रहता है। इस प्रकार हमने यह जाना कि अधिकांशतः पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पर अपना भोजन स्वयं बनाने का कार्य करते हैं, तो ऐसे पौधों को स्वपोषी पौधे कहते हैं, ठीक है। अब छात्र क्या कर रहा है, ध्यानपूर्वक सुन रहा है, वो व्याख्यान विधि चली रही है। अब यहीं से क्या करेंगे प्यारे बच्चों, जो हमने व्याख्या दिया यहीं से रिलेटेड हम क्या कर लेंगे, बोध प्रश्न पूछ लेंगे। यहीं पे बोध प्रश्न लिखेंगे, बोध इसी व्याख्या के जस्ट नीचे, ठीक है। अगर हम श्यामपट्ट कार्य ये किए ही हैं
तो यहाँ से भी हम प्रश्न पूछ सकते हैं कि आप कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला बताइए, वाटर का फार्मूला बताइए क्या होगा, ठीक है। ऐसा कुछ प्रश्न हम यहाँ से पूछ लेंगे, ठीक है। 2 प्रश्न आपको यहाँ से संबंधित प्रश्न पूछना पड़ेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। और वो विधि क्या होगी? अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जैसे आप जब भी बोध प्रश्न पूछ रहे हैं तो बोध प्रश्न पूछने के ना पश्चात आप बच्चों को क्या करते हैं, जब उत्तर देते हैं, जैसे कि आप समझिएगा यहाँ पर ये बोध प्रश्न पूछा गया है, तो बोध प्रश्न पूछने के पश्चात बच्चे ने उत्तर दिया ना, तो आप तुरंत क्या करिए, यहाँ पे नीचे फीडबैक बताइए, बच्चों को दीजिए, प्रतिपुष्टि प्रदान कीजिए, तभी वो उत्तर देने के लिए प्रेरित होंगे। तो उनको कहिए ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, ऐसा आपको नीचे बता देना पड़ेगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों वो कॉलम पूरा संपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हमने 2 व्याख्या लगभग दे दिया। तो मैं व्याख्या बहुत लंबी अगर देनी है तो एक आप कर सकते हैं कि अनुवृत्ति और बना लेंगे, नहीं तो 2 अनुवृत्ति बहुत सफिशियंट है। तो 2 अनुवृत्ति, 3 अनुवृत्ति, 4 अनुवृत्ति आप अगर आप देखिए, जो अनुवृत्तियों की हम बात कर रहे हैं वो व्याख्या निर्भर करेगा कि आपकी घंटी कितने मिनट की है। अगर 45 मिनट की घंटी है तब तो आप 2 से ज़्यादा अनुवृत्ति बनाएंगे। अगर 30 मिनट का है, 35 मिनट का है घंटी, तो आप 2 अनुवृत्ति पढ़ाने में आपको 30-35 मिनट लग ही जाएंगे, ठीक है। अब उसके पश्चात सैंपट कार्य, जो आप लपेट सैंपट पे करके लेके आते हैं, पत्तियों को पड़ रहित नामक वर्णक पाया जाता है, जो फोटोसिंथेसिस ये पिगमेंट कहते हैं। ये आप लिखे हुए हैं बच्चों को लिखने के लिए सैंपट कार्य पे, ठीक है। उससे रिलेटिव आप ये रासायनिक अभिक्रिया जो कराए हैं उससे लिखे हुए हैं, जो बच्चों से आप जब लपेट सैंपट कक्षा में आप क्या करेंगे, उसको लास्ट में उतारेंगे और उसको लगा करके और बच्चों से कहेंगे कि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इसको बच्चे क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे सैंपट कार्य को, ठीक है। या फिर आप जो सैंपट कार्य पढ़ाते समय भी करते हैं बोर्ड पे, तो बोर्ड पे भी कर सकते हैं, या फिर लपेट सैंपट के लिए भी अलग से आप इसको ला सकते हैं लिख करके। अब यहाँ से बच्चों को क्या करेंगे, सैंपट सारांश या सैंपट कार्य के पश्चात ये जो होगा, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, सैंपट सारांश रहेगा। ये लपेट सैंपट में अगर आप लेके आ रहे हैं तब, नहीं तो अगर आप लेसन प्लान में यूज कर रहे हैं बीच में जैसे जो चिपकाया गया था एक पेज, तो वो सैंपट कार्य कहलाएगा। मूल्यांकन के प्रश्न आप पूछ लेंगे प्यारे बच्चों, जिसमें कम से कम 3-4 प्रश्न होने चाहिए। तो अब प्रश्न पूछ लिया गया है, स्वपोषी पौधों से आप क्या समझते हैं? बच्चे बताएंगे। हरे पेड़ पौधों में पड़ रहित नामक वर्णक को डाट कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद पौधों में बने ग्लूकोज का उपयोग बताइए। तो ये प्रश्न आपने क्या किया, मूल्यांकन प्रश्न ऐसा पूछिएगा जो वो प्रश्न में ना पूछा गया हो, थोड़ा सा हटके रहेगा। जो संपूर्ण पाठ पढ़ाया गया है, जो 2 व्याख्या दिया गया है, उस पूरे में से आपको कहीं ना कहीं मूल्यांकन प्रश्न बनाना पड़ेगा। फिर लास्ट में हेडिंग डालेंगे निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य जो है छात्र अध्यापिका द्वारा पूरे कक्षा में घूम घूम कर के निरीक्षण कार्य किया गया, ये भी आप लिखेंगे और अपने फाइल में। अब उसके पश्चात गृह कार्य अपना लिखेंगे फाइल में। गृह कार्य में कम से कम 3-4 प्रश्न होने चाहिए, और गृह कार्य में ध्यान रखिएगा प्रश्न जो होगा वो टीचर द्वारा निर्मित करके प्रश्न देगा। जैसे प्रकाश संश्लेषण की समस्त क्रिया का वर्णन कीजिए, अब बच्चा अपने से लिखेगा, वर्णन करेगा। या कह दीजिए कि अपने से वर्णन करके लेके आइए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का मानव क्यों नहीं कर सकते ये बताइए। और उसके पश्चात वो रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न बना सकते हैं आप, मिलान वाले प्रश्नों को आप यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये पूरा संपूर्ण लेसन प्लान बनेगा। और लास्ट में यहाँ पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर आप लिखेंगे, यहाँ पर जगह छोड़ दीजिएगा, समालोचना हेडिंग लिखिएगा यहाँ पर, ताकि टीचर जब आपके कक्ष में आए तो समालोचना आप पे कॉपी पे कर सके, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इतना है संपूर्ण लेसन प्लान, जो कि मैंने आप लोगों को विज्ञान विषय का बताया। तो इसी तरीके से आपको बनाना है, ठीक है।